हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 7th क्लास है और 7th क्लास में हम लोग देख रहे हैं हिस्ट्री और हिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा है। जो हमारी बुक है हमारे अतीत, उसी में हम चैप्टर नंबर 3 देख रहे हैं। दिल्ली के जो आपके सुल्तान हैं उनके विषय में पढ़ेंगे। आई होप कि आपने 2-3 लेक्चर में कुछ आपका समझने का प्रयास किया होगा। आज हम लोग उसको आगे बढ़ेंगे और ओवरव्यू को बात करेंगे। चलिए तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। तो सबसे पहले मुझे कुछ चीज़ों को मुझे आपको समझाना है और इसमें मुझे कुछ बताना है। क्लियर है? ताकि आप इनको अच्छे से देख चुके हैं, आप करें, आप इनकी बात करें, ठीक है? एक-एक करके मैं आपको समझा दूँ। इन सारे चीज़ों पर आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? अब जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा, नए राज्यों के क्षेत्र पे भी हम लोग बात कर रहे थे। लेकिन दिल्ली सल्तनत से पहले अगर हम पीछे चलें और पीछे की तरफ हम लोग देखें, ठीक? तो ये आपको थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे। तो आप जब आप दिल्ली को पढ़ रहे थे, तो दिल्ली में आपने चौहान वंश को भी देखा होगा, ठीक? और गुर्जर प्रतिहारों को भी देखा, आपने परमारों को भी देखा, आपने चंदेलों को भी देखा, कन्नौज में भी एक इन्हीं की शाखा शासन कर रही थी। बंगाल में पहाड़ थे, पाल वंश के शासन थे। कहीं पर जो आप कलिंग जो थे लोग ये लोग आपका शासन कर रहे थे। ये सारी चीज़ें आपको जो है इसमें एक-एक करके बड़े अच्छे से आपको दिखाई देंगी। क्लियर है? और आप इनको अच्छे से देख पाओगे भाई, कहाँ-कहाँ पर किस प्रकार किसका शासन रहा, कैसी शासन व्यवस्था चली, इन सबको आप देख सकते हैं। तो अगर आप भारत का पुराना मैप देखते हैं, ये 12वीं शताब्दी के आसपास का, तो चीज़ें क्लियर होंगी। समझ आएगा कि कैसे लोग शासक के रूप में उभरे हैं, कैसे लोग शासक बने हैं। इन सब चीज़ों का जो क्रम है, ये आपको बड़े अच्छे रूप से स्पष्ट होता चला जाएगा। क्लियर है? अब आप नीचे देखिए, यहाँ पर है राष्ट्रकूट, यहाँ पर है मैंत्य, यहाँ पर है चोल, यहाँ पर है चेर, ये है पांडियन। और चोलों ने अच्छे बड़े क्षेत्र पर आपका शासन किया है और पांडियन का भी बड़े अच्छे क्षेत्र पर, यहाँ तक श्रीलंका तक पर भी आपका शासन रहा है। तो ये उस जमाने की बात है जब आपका शासनकाल बढ़ रहा था राजाओं का, उनकी स्थिति को हम लोग इसमें देख रहे हैं। ठीक? अब देखिए नीचे चलें। बहुत सारे वंशों का उदय हुआ। राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश, दत्तिदुर्ग वंश, हिन्य जैसे शब्दों का अनुष्ठान आया। राजा इस टाइम बड़ी जो भारी भरकम जो आपकी उपाधियां थी वो ले रहे थे। ठीक? और बहुत सारे अनुष्ठान इन लोगों ने किया। जैसे आप देखेंगे इस उदाहरण के तहत आपको क्लियर होगा कि राष्ट्रकूट के जो आपके राजा थे और कर्नाटक के शुरुआत में चालुक्य राजाओं ने 18वीं शताब्दी में एक राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग के रूप में हिरण्यकश्यप नामे का अनुष्ठान कराया। ठीक? और उनकी मान्यताओं को आपका संपन्न किया और राजशाही कदम्बियों के शासक का प्रयोग किया और कादम्बरी और मयूर और प्रत्यक्ष गुजर ने इन सब लोगों ने इसको देखा और परंपरागत पेशा छोड़कर अपने लिए अपनाया। कर्नाटक और राजस्थान में इसके सफलतापूर्वक इसको स्थापित किया। नए आपके राज्यों में महाराजा धीराज, तेराभुवन चक्रकीर्ति, ठीक, और इसी के साथ अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। कैसी हैं? अन्य भारम भरकम उपाधि धारण की और इनको हमने देखा कि भाई ये किस प्रकार के हैं। ठीक? तो आप इनको अच्छे से देख सकते हो। ऐसे ही इन शासकों के समय में बहुत सारी गुफा बनाई गई, नई नई चित्रकारियों को आपका रूप प्रारूप दिया गया और उसमें था एलोरा की गुफाएं। गुफा नंबर 15 भित्र चित्र है जिसमें विष्णु को नरसिंह एवं पुरुष सिंह के रूप में आपका दिखलाया गया है। यह राष्ट्रकूट पाल आकृति का है। ऐसा है जो राष्ट्रकूट है उनकी पाल आकृति का। ठीक?
चलिए आगे बढ़ जाए। इतना हम लोग देख चुके और इन राजाओं ने जो कौन सी उपाधियां ली इनको हम थोड़ा सा एक बार देखते हैं कि राजा किस प्रकार की जो उपाधियां हैं वो आपको ले रहे थे, कैसी भारी भरकम उपाधियां थी, थोड़ा इनको देखेंगे। इन राजाओं ने कई रा, महाराजा धीराज यानी राजाओं के राजे, तिरभुवन चक्रवर्ती यानी कि 3 भुवनों के राजा स्वामी, इस तरह की भारी भरकम उपाधियां ली, दावे मजबूत किए, सामंतों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किया। ठीक, और इन सब चीजों को हमने देखा, इनकी सारी हमने बात की। ठीक, और इन सभी के लिए पशुपालक, कामगिरी, इन सब चीजों को हमने इकट्ठा कर कर एक एक रूप में हमने इसको देख लिया कि कहाँ कहाँ पर कैसा है। ठीक, 400 कर। अब एक उल्लेख मिलता है, आपके तमिलनाडु के शासक रहे हैं चोल वंश के, उन्होंने बहुत सारे कर लगवाए, उन करों का उल्लेख किया गया है और वहां करों में मिलता है 400 कर। एक शब्द आया है 400 कर, यानी कि अभिलेखों से विभिन्न किस्म की जानकारी हमको प्राप्त हुई है, जिसमें 400 से ज्यादा शब्द सूचक मिले हैं, जिनमें उल्लेखित है कि बेदी नामक जो एक नगर कर की बजाय श्रम के रूप में लिया जाता था। एक कर था जिसको हम बेती कहते थे, बेदती बेती यानी कि दक्षिण भारत का शब्द है तमिल का। इस शब्द का क्या मतलब था जानते हैं आप? कि राजाओं को पहले क्या था, बहुत सारे कर चुकाने होते थे टैक्स के रूप में। वो टैक्स का जो माध्यम था वो अलग अलग हो सकता था। कोई राजा के यहाँ से एक दिन का आपका क्षत्रिय युद्ध में मतलब काम करता था, हफ्ते में या 10 दिन, महीने या 6 महीने में, या फिर उसको वर्ष में कोई आपका शहरी उत्पाद वगैरह जो उत्पाद है वो देने पड़ते थे। शिल्पकार है तो उसको मूर्ति बनानी पड़ती थी, बढ़ई है तो उसको बिना वेतन के राजशाही में काम करना पड़ता था। ऐसे ही था एक बेती, वो क्या था, इसमें लोगों से जबरन काम कराया जाता था, और जबरन श्रम और कदम्बनी यानी कि भू राजस्व थे। एक प्रकार का टैक्स था ये भी कि जबरन जो काम करवाया जाएगा। मकान पर छज्जा डालना, अगर आपने मकान पर छज्जा यानी कि हम जिसको आम भाषा में बरामदा कहते हैं वो आपने डाला तो आपको क्या करना पड़ेगा भैया, आपको टैक्स देना पड़ेगा। खजूर या ताड़ के पेड़ पर आप चढ़े हैं तो वहां से को तोड़ेंगे ही, लेके आएंगे उत्पाद, तो आपको उसका भी टैक्स देना। और अगर आपने खजूर के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल किया यानी कि कुछ आपने उत्पाद किया है, प्रोडक्शन बनाया है, तो उसमें भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो पारिवर्तिक संपत्ति का अधिकार हासिल करने के लिए इन सब चीजों को टैक्स के दायरे में आपका लाया गया। क्या लाया गया? टैक्स के दायरे में। क्लियर है? चलिए देख लिया आप लोगों ने। संसाधनों का जो वित्तीय आधार है उनको देखेंगे, मंदिरों और बाप के दुर्गा के समीप किस तरह से इस्तेमाल हुआ है, उन पर युद्ध लड़ने के लिए क्या क्या चीजें हैं, उन पर छूट, सकल धन, व्यापारी मार्ग और इन सब की संभावनाएं जो है आपका, ये सारी चीजें आपकी बनी रहती हैं। ठीक, अगर आप इनको करोगे, इनको देखोगे, तो ये सारी चीजें आपकी जो है आसान रहेंगी और चीजें थोड़ी सी सरलता में भी रहेंगी। तो आपको इन सबको अच्छे से ध्यान रखना है कि भाई किस किस तरह से आपका जो आधार है करोगे वो निश्चित किए गए, क्या क्या चीजें रहीं। चलिए आगे बढ़े। चलिए, राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारी की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवार के बीच में की जाती है।
कि जो प्रभावशाली परिवार है उन्हीं की राजशाही में आपका नियुक्ति होगी, उन्हीं की अपॉइंटमेंट आएगी। और प्रायः वंशानुगत होती है सेना में, ऐसे भी हैं जहां आप कई बार इन संबंधित ओहदे पर होते हैं। परिस्थितियां और भूमिदान, इन सबको हम देखते हैं कि क्या परिस्थितियां है, कैसे भूमिदान होता है। प्रशस्तियां मतलब किसी के बारे में लिखी गई प्रशंसा। प्रशस्तियों का ब्यौरा होते हैं जिनके ये सब सत्य भी नहीं हो सकते हैं। प्रशस्ति मतलब होता है किसी की चीज के बारे में लिखी गई। प्रशस्ति मतलब बेसिकली राजा की प्रशंसा में जो आपका लेख लिखे जाते थे, ताम्र पर, भोजपत्रों पर, शिलालेखों पर, ये होते थे। और कहा गया था कि सामने लिखे हैं शब्द था, ये सत्य भी हो सकते हैं, यानी कि गलत भी हैं और झूठ। यानी कि अगर राजा की प्रशंसा में लिखे हैं तो ये कैसे लिखे होंगे, बढ़ा चढ़ा कर ही लिखे होंगे। ठीक, और वैसे ही प्रशंसा को देखा जाता है। और शासक खुद को कैसे दर्शाना चाहता है, मिसाल के तौर पर सूरवीर, विद्वान जन और ये सारे आकर्षक, इन सारे चीजों को हम लोग आपका देखेंगे और एक एक करके हम लोग आपका बात करेंगे और इन सब चीजों पर हम लोग देखेंगे कि कई प्रशंसा कैसे हुई है। ठीक, तो इन सब चीजों को हम लोग जान लेंगे। अब देखिए, इस तरह की परिस्थितियों पर आपका रिकॉर्ड लिखे जाते हैं। भैया आज तो हमारे पास बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं, ऐप स्टोर पर बना सकते हैं, क्लाउड वगैरह में सेव कर सकते हैं और रिकॉर्ड के रूप में रख सकते हैं। लेकिन एक जमाना था जब ऐसे रिकॉर्ड आपके नहीं रखे जाते थे, उनको नहीं देख सकते। क्लियर है? तो ये बहुत सारी चीजें हम लोगों को इसमें हमें देखने के लिए भी मिलती है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, थोड़ा सा संस्कृत और थोड़ा सा तमिल में लिखा हुआ ये ताम्रपत्र का एक संग्रह है जो 9वीं शताब्दी में शासक के द्वारा भूमि के अनुदान का उल्लेख मिलता है। तो लिखा क्या गया है कि भाई 9वीं शताब्दी में जो कोई राजाओं के द्वारा कुछ लैंड को जो आपका दान दिया गया था, उस दान का स्ट्रक्चर्स है, ब्यौरा है, उनको बताया गया है। ठीक, और उन पर लगी मोहर और दस्तावेजों को इसमें दर्शाया गया है कि क्या कुछ कैसे है, किस तरह के भाग विभाग है, इनको बताते हैं। भूमि के साथ साथ क्या दिया जाता था, इसके बारे में भी बहुत सारा उल्लेख हमको लिया गया है। चोलों के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान, चोल शासकों ने किस प्रकार की भूमि को अनुदान किया है, उसके विषय में तमिल भाग का एक हिस्सा है। चोलों के दिए गए दान के बारे में लिखा है। मिट्टी की मेड़ बनाकर, साथ ही कांटेदार झाड़ियां लगाकर भूमि की सीमाओं का चिन्हन। तो जो मेड़ हम बनाते हैं वो आज की प्रथा थोड़ी है, पुराने के टाइम में हम लोग मेड़ बनाते आए हैं। ठीक, झाड़ियां भी बनाई हैं। इससे भूमि की ये चीजें, इसमें फलदार वृक्ष, पानी, बगीचे, फलोद्यान, पेड़, कुएं, जगह और एक गांव। ठीक, बाती, चबूतरे, नहर, खाई, नालियां, दल जमीन, अन्नागार, मछली, तालाब, मधुमेह, छत, ये सारी चीजें हम लोग क्या है, यहाँ पर ये सारी चीजें आपको देखने के लिए हमको मिलती हैं। ठीक, इन अन्नागारों को, इन हौजों को, ये हम सब इसमें अच्छे से देख सकते हैं कि भाई कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज मिली है। जिसमें जहाँ आपकी भूमि मिली है, इसके कर वसूली कर सकते हैं। न्यायाधिकरण को तौर पर जुर्माने के तौर पर हम इसको देख सकते हैं। पान के पत्ते वाले साबुन लगा सकते हैं और लगने वाले को वसूल सकते हैं, ईंटों के ऊपर हैं। ठीक, इन सबको हम देखेंगे। चलिए देख लिया। चलिए आगे बढ़ जाएं। चलिए, 12वीं शताब्दी का एक बृहत काव्य संरचना है जिसमें कश्मीर के शासन और हित के राजाओं की चीजों को हमने देखा है और उनके बारे में हमने पढ़ा है, उनकी हमने बात भी करी है प्रत्यक्ष रूप में वह चीजों को देखकर। इन सब चीजों को हमने आपका देख लिया और बात भी की है। ठीक है।
ठीक है, किस किस प्रकार से चीजें चली हैं और असाधारण जो ग्रंथ हैं उन चीजों में ये रही हैं। चलिए, धन के लिए युद्ध, जो धन है उसके लिए भी युद्ध हुआ। आपने गौर किया होगा कि प्रत्येक राजवंश के आधार पर कई क्षेत्र विशेष था, वहीं दूसरी ओर आपका नियंत्रण करने का प्रयास भी आपका किया गया था। विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र हैं, गुर्जर सम्राट, राष्ट्रकूट, पाल, शासक इत्यादि के ऊपर था और आपसे लड़े जाते हैं, चूंकि इनकी लंबी चौड़ी लड़ाई थी, पक्षपात के थे। इतिहासकारों का आपका त्रिपक्षीय के संघर्ष के रूप में रहा, जैसा कि हम लोग आपका देख सकते हैं। बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण कराया, अपनी सत्ता संसाधनों को प्रशासित किया। उनके अध्याय में हमने पढ़ा, देखा, गजनी के सुल्तान महमूद शासक और उसके शासकों तक शासन किया और मध्य एशिया भागों में पश्चिमी हिस्से तक हर साल पर उस पर हमला हमने देखा। संपन्न संसाधन, गुजरात का सोमनाथ मंदिर, ठीक, इन सारी चीजों को हमने देखा कि ये सब वैभवशालीतापन है, कैसे ये उत्पन्न हुआ, कैसे चीजें हुई। सुल्तान महमूद द्वारा अपनी जीत के लाए गए के बारे में बताना चाहते थे। अरुबिला के नाम से एक विद्वान है जो मिलता है, जो मादीब का लेखा जोखा रखने का काम सौंपता है। अरबी में लिखी गई कृतियां किताबुल उल हिंद आज भी हजारों एक महत्वपूर्ण स्रोत है और अल-बिरूनी के द्वारा बाप का तैयार करने के लिए संस्कृत के पार्सों का समाधान किया गया था। ठीक, इन सब चीजों को हमने आपका गौर करके देखा और उनको देखने का प्रयास किया। ठीक है कि नहीं है? चलिए, युद्ध के राजाओं की स्थिति, चौहान कहाँ के थे, कैसे शासक करते थे, दिल्ली के अजमेर के शासकों ने किस प्रकार का शासन किया, उनके शासन की स्थिति को हमने देखा। करोड़ीमल, क्लियर है। चौहान के शासक और अफगानिस्तान के शासकों में कैसे विभिन्नता थी, चोल शासकों ने कैसे कैसे शासन किया, ये आपको देखना था। थोड़ा सा अगर आप इस पर नजर डालेंगे तो आपको ये सारे कुछ ऐसे जगह मिलेगी जहाँ पर इनकी राजधानियां रही हैं। तंजौर को देखिए, गौड़ कोलचोरमपुरम है, इसको देखिए। कोची को आप देख सकते हैं, चोलों का शासन यहाँ रहा है। ठीक, तो चोल इतने हिस्से पर इन्होंने शासन किया था, दक्षिण भारत पर हिस्से पर। बेसिकली चौन संस्कृति जो है वहां पर ही फली फूली थी और वहां पर बड़ी थी। ऐसे एक मंदिर था, गंगाई गोड चोलपुरम मंदिर। यह छत को क्रम से पतली होती गई है, बाहरी दीवार पर बहुत सारी पत्थर और प्रतिमा लगी हुई हैं। आप इनको बड़ा गौर करके आप नीचे से इस मंदिर के आधार को देख कर चलेंगे तो चीजें बड़े अच्छे रूप से क्लियर हो जाएंगी। देख लिया, और इन सारे चीजों को हम लोग आपका देख सकते हैं कि सिंचाई का पैटर्न कैसा था, सिंचाई की व्यवस्था कैसे चली, क्या क्या चीजें वहाँ आपको देखने के लिए मिली, किस प्रकार का वहाँ स्थलों को, चीजों को बनाया गया था, उन चीजों को सबको देखा गया था। इन चीजों पर आप बड़ी अच्छे से नजर दौड़ा सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए, देख लिया। तो इस तरह से हमने चैप्टर को देखने का, जानने का प्रयास किया कि आखिर में कैसे कैसे था, कैसे लोग उपाधियां, कैसे कर व्यवस्था, जमीन विस्तरण, उनको सिंचाई संबंधी चीजों पर नियमन था। तो फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपने रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।